हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज की इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर। इकोनॉमिक्स के सिलेबस का वीडियो काफी लेट में आ रहा है। इसका यह कारण है कि पहले भी एक वीडियो बना था, लेकिन वो एडिट होने के दौरान और रिकॉर्डिंग के दौरान उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से कंप्लीटली एडिट नहीं हो पाया। तो उसको हमने हटा करके ये नया वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जानेंगे इकोनॉमिक्स को कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे नहीं पढ़ना। पहली बात ये, अगर बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स सिलेबस बहुत पेचीदा है, बहुत पेचीदा है। उसमें समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे हटा है, क्या नहीं हटा है। देखिए, माइक्रो वाला तो तब भी समझ आ रहा है, लेकिन मैक्रो वाला एकदम नहीं समझ में आ रहा है। इसका कारण ये है कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज डिटेल में दिया है, लेकिन जो बुक हम चला रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा खोल के दिया है। एनसीईआरटी में एक चैप्टर, उसमें कई ढेर सारे टॉपिक बना है, और वो ढेर सारे टॉपिक इसमें एक एक चैप्टर के तौर पे दिए हुए हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स बने हुए, लेकिन एक एक पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है, जिसके वजह से थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको हम आज के दिन ये पूरा समझा देंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस की, तो उसमें दो हमारे पार्ट हो जाते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा दूसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला हमारा जो नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है उपभोक्ता संतुलन। उसके अंदर आपको उपयोगिता के बारे में मिलेगा, उपयोगिता का विश्लेषण मिलेगा, उपयोगिता ह्रास नियम मिलेगा। उपयोगिता से संबंधित मतलब सारी चीजें उसमें नहीं पढ़ना है। उपभोक्ता संतुलन वाले चैप्टर में आपको उपयोगिता से संबंधित जितनी भी चीजें, उसको आपको एकदम नहीं पढ़ना है, वो छोड़ देना है। आपको केवल इसमें पढ़ना है उदासीनता वक्र और उससे उपभोक्ता संतुलन बिंदु। ठीक है, उदासीनता वक्र पढ़ना है और उसी से रिलेट करना है हमें उपभोक्ता संतुलन बिंदु को, तो वो हमें पढ़ना है। फिर इसमें हमें जो नहीं पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 8 है, उत्पादक का संतुलन, उसका अभिप्राय एवं शर्तें। ये पूरा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, उत्पादक का संतुलन। फिर इसमें हमारा पूर्ति का नियम एवं पूर्ति की लोच, जो चैप्टर नंबर 9 है, इसको भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, एकदम छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमारा 10वां चैप्टर है, बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषता। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये 10वां चैप्टर। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण वाला ये पढ़ना है, ये भी बाजार से संबंधित है, लेकिन इसको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि माइक्रो में क्या क्या पढ़ना है, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो इसमें हमें पहला चैप्टर पूरा पढ़ना है, जो अर्थशास्त्र का परिचय है। उसमें हम लोगों ने जो जो पढ़ा है वो सारा पढ़ना है, लेकिन उसमें भी हमें एक चीज नहीं पढ़ना है, वो है केंद्रीय समस्या। ठीक है, केंद्रीय समस्या वाला टॉपिक जो है, उसमें हम लोग को क्या, कैसे और क्यों वाला जो है 3 केंद्रीय समस्या, उसको नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर पढ़ना है, मतलब वो उसमें एक ही छोटा सा टॉपिक छूटा है, बाकी सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, फिर मांग एवं मांग का नियम पूरा पढ़ना है, मांग की लोच पूरा पढ़ना है, उत्पादन फलन पूरा पढ़ना है, उत्पादन लागतें पूरा पढ़ना है, आगम की अवधारणाएं पूरा पढ़ना है। यानी पहला में छोटा सा टॉपिक छूटा है, दूसरा में एक टॉपिक केवल पढ़ना है, तीसरा में पूरा पढ़ना है, चौथा में पूरा पढ़ना है, पांचवा में पूरा पढ़ना है, छठा में पूरा पढ़ना है, सातवां में पूरा पढ़ना है। जिस बुक से हम पढ़ाते हैं उस बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे सारा का सारा चीज पढ़ना, और चैप्टर का नाम भी इसीलिए बोल दे रहे हैं, अर्थशास्त्र एक परिचय है। उस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, केवल केंद्रीय समस्या का जो 3 पॉइंट है, क्या, क्यों और कैसे, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मांग और मांग का नियम पढ़ लेना है, मांग की लोच पढ़ लेना, उत्पादन फलन, उत्पादन लागतें, आगम की अवधारणा, ये पढ़ लेना। और एकदम नीचे आ जाते हैं, तो एकदम नीचे में हमारा मिलता है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, संतुलन बिंदु, ये पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, संतुलन कीमत जिसको कहते हैं, ये पूरा पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, पूर्ति तथा मांग वक्रों के उपकरणों का सरल प्रयोग, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 12 भी पढ़ लेना है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो गया। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो सबसे पेचीदा है। इसमें एकदम समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें कटा है, क्योंकि चैप्टर के अंदर छोटे मोटे पॉइंट्स कटे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल से इसमें नहीं कटा है, बहुत ज्यादा नहीं कटा है। उसमें तो एकदम क्लियर था क्या कटा है। यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखिए, पहले स्टार्टिंग से सारा पढ़ते जाना, हम एकदम मैच करके बता रहे हैं, मिक्स करके बता रहे हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा। पहला चैप्टर जो है समष्टि व्यापक अर्थशास्त्र का परिचय वाला, वो पूरा पढ़ लेना है। दूसरा चैप्टर है अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा है, समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा है, वो पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। तीसरा चैप्टर है आय का चक्रीय प्रवाह, वो पूरा पढ़ लेना है। अब देखिए, यहां जब आय का चक्रीय प्रवाह करते हैं ना, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय आय का ही पार्ट है। तो बहुत जगह पर राष्ट्रीय आय के अंदर ही ये दिया जाता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं रखना है अपने आप को, बल्कि समझ लेना है कि ये सारे के सारी चीजें पढ़ते रहना है, टॉपिक समझते रहिएगा। आय का चक्रीय प्रवाह तीसरा चैप्टर पढ़ना है। चौथा चैप्टर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणा है, ये पूरा पढ़ लेना है। फिर राष्ट्रीय आय मापन, ये पूरा पढ़ लेना है, इसको पूरी कंप्लीट करना है। मुद्रा एवं बैंकिंग में कुछ चीजें कटी हुई हैं, इसमें आपको मुद्रा से आशय, मुद्रा का अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य, यानी छठा चैप्टर ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, सातवां चैप्टर जो है व्यापारी बैंक एवं साख सृजन, इसको भी पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स कटे हैं, वो पढ़ाते समय हम आपको बता देंगे कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो है केंद्रीय बैंक, अभिप्राय एवं कार्य, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, लेकिन इसी के अंदर आता है साख नियंत्रण, इसके अंदर आता है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण को पूरी तरह से छोड़ देना, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, साख नियंत्रण नहीं आएगा इस बार। फिर उसके बाद है भारतीय बैंकिंग प्रणाली
नवीनतम सुधार एवं मुद्दे। ये चैप्टर वैसे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस छोटा मोटा बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, थ्योरेटिकल पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है। लेकिन ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में, मतलब इसको आपको पढ़ना है। हमारे चैनल पे इसको थोड़ा मोड़ा पढ़ाया जाएगा, 1-2 दिन का चैप्टर है या 1 दिन का समझ लीजिए। ये चैप्टर बहुत तेजी से इसको कंप्लीट करा जाए, इसमें ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, एक प्रकार से कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर में कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। आता है फिर 10वां चैप्टर आपका सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें भी जो है बहुत ज्यादा मन लगा के नहीं पढ़ना है, बहुत ही हल्का फुल्का पढ़ना है और इसको भी स्किप करना है, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। आता है फिर आय रोजगार तथा उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण, जो चैप्टर नंबर 11 ये पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें आय भी पढ़ना है, रोजगार भी पढ़ना है और उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण, ये बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है, एकदम क्लियरली एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर 12वां चैप्टर निवेश गुणक तथा उसका कार्यकरण, ठीक है। ये आपको जो है नहीं पढ़ना है, एक प्रकार से कह सकते हैं, वैसे सिलेबस में है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, थोड़ा मोड़ा पढ़ के थोड़ा मोड़ा इसका आशय वैसे समझ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसमें भी ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये हो गया। फिर हमारा आता है 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर में आपका न्यून एवं अतिरिक्त मांग की समस्याएं, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना है, एकदम बढ़िया से। 14वां चैप्टर जो है इसमें आपका न्यून मांग और अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय, इसी में आपका न्यून मांग वाला जो टॉपिक है वो आपका कट गया है, यानी न्यून मांग को ठीक करने के जो उपाय हैं वो जो है टॉपिक को आपको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन अतिरिक्त मांग वाले को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में थोड़े मोड़े पॉइंट्स कटे हैं, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको पूरा समझाया जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। उसके बाद जो है 15वां सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, लेकिन इसमें जो घाटा रहेगा, राजकोषीय घाटा, उससे रिलेटेड जितना भी चीज रहेगा, घाटा कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसका आशय है, वो पूरा छोड़ देना है, वो नहीं पढ़ना है, यानी राजकोषीय घाटा एकदम नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद विदेशी विनिमय दर, ये पूरा चैप्टर छोड़ देना है, ये नहीं पढ़ना है। और इसके बाद आता है भुगतान शेष या संतुलन, ये आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा डिटेल से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो देखिए पीडीएफ तो आपको यूपीएमएसपी के साइट पे मिल जाएगा, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपने अपने बुक के साथ एनसीईआरटी गवर्नमेंट वाले बुक को मैच करा के समझ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत मतलब अजीब टाइप का सिलेबस आया है, पूरा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सभी बच्चों को समझने में। लेकिन यही है कि आप हमारे चैनल पे बनते रहेंगे तो आपको वही सारी चीजें बताते रहा जाएगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, सबको बता देंगे क्या क्या इकोनॉमिक्स में पढ़ना है और क्या क्या इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना है। थैंक यू, बाय।